हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अरिहंत लेक्चरर। जितने भी बच्चे क्लास 10th या 12th में, ये वीडियो उनके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं ज़्यादा कुछ भी नहीं बताऊंगा, बस ये जानो कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जो निबंध है ये आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आएगा। और इस निबंध को आपको कैसे लिखना है कि आपको पूरा का पूरा नंबर मिले और आपका एक भी नंबर ना कटे। देखिए, ये एक ऐसा टॉपिक होता है जहां पे एग्जामिनर आपके नंबर काट लेते हैं और ये इनके हाथ में एक मौका होता है। लेकिन अगर आज की इस वीडियो को देख लेते हो तो कोई भी एग्जामिनर आपके एक भी नंबर नहीं काट सकता है। और ये जो उनके हाथ में मौका होता है नंबर काटने का, वो मौका मैं उनसे छीन लूंगा। और ऐसे लिख कर आओगे तो पूरा का पूरा आपको नंबर मिलेगा। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 10वीं 12वीं हिंदी महत्वपूर्ण निबंध और बोर्ड परीक्षा का नया और जबरदस्त तरीका क्या होता है लिखने का, और निबंध को कैसे लिखना है और टॉपर कैसे लिखते हैं बोर्ड एग्जाम में। ऐसे लिखने पर आपको जो टीचर होते हैं वो खुश होकर फुल नंबर देंगे। अगर आप में 7 नंबर का आता है, 9 नंबर का आता है, 15 नंबर का आता है, तो पूरा का पूरा नंबर आपका बिल्कुल मिलेगा। आज की इस वीडियो में जो सबसे महत्वपूर्ण निबंध है वो है बच्चा बेरोजगारी पर निबंध। ठीक है, हमने ऑलरेडी इसका देख चुका। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे बेरोजगारी पर निबंध आपको कैसे लिखना है। देखिए, सबसे पहला जो यहाँ पे आपका क्वेश्चन पेपर है इसमें ये पूछ रखा है। ठीक है, यहाँ पे पूछ रखा है बच्चा, देखो जैसे यहाँ पर आया है बेरोजगारी की समस्या और समाधान पर निबंध। इसके अलावा हमारे पास और भी बहुत सारे पेपर है जिसमें मैं आपको दिखा दूं। यहाँ पर देखिए एक पेपर है और इसमें जो पूछा गया है वो इस तरह से पूछा गया है कि शिक्षित बेरोजगारी की समस्या और उसके निराकरण के उपाय। ठीक है, और भी हमारे पास पेपर है जिसमें ये पेपर और हमारे पास यहाँ पर इस तरह से पूछा गया है बेरोजगारी की समस्या और समाधान पर निबंध। ठीक है, तो निबंध आपको कैसे लिखना है, निबंध लिखना एक कला होता है और ऐसे निबंध लिख कर आओगे तो टीचर बिल्कुल खुश हो जाएगा और पूरे के पूरे नंबरों की बरसात कर देगा। सबसे पहला आपको काम क्या करना बच्चा, ऊपर इसके हेड पर आपको निबंध लेखन डालना है। ये सबसे बेस्ट तरीका होता है निबंध लिखने का। इसके बाद जितने भी प्रश्नोत्तर संख्या के अंतर्गत आता है आपको वहां पे प्रश्नोत्तर संख्या चीजें डालना है। जैसे यहाँ पे 30 के अंतर्गत है तो लिखा कैसे गया, प्रश्नोत्तर संख्या 30। अब इसके नीचे डबल पाई इस तरह से ब्लैक पेन से लिखे खींच देंगे और इस चीज को भी ब्लैक पेन से लिखेंगे। अब इसके बाद जो भी टाइटल आपके जो क्वेश्चन पेपर है उसमें दिया उसी टाइटल को यहाँ पर लिखना है। ठीक है, जैसे बेरोजगारी केवल दे रखा है तो आपको बेरोजगारी लिखना है, शिक्षित बेरोजगारी दे रखा है तो आपको वो लिखना है, बेरोजगारी की समस्या और समाधान दे रखा है तो आपको यहाँ पे लिखना है। और इस चीज को जब भी लिखेंगे हम तो ब्लैक पेन से लिखेंगे और इसके नीचे आपको इस तरह से डार्क ब्लैक पाई इस तरह से खींच देना है। ठीक है, अब इसके बाद सबसे शुरुआत जो टीचर को इंप्रेस कर देता है इसमें एक कोटेशन डाल दो। और कोटेशन जब भी डालेंगे बच्चा तो बीच में डालेंगे, इधर कुछ जगह छोड़ देंगे और इधर कुछ जगह छोड़ देंगे और इसे ब्लैक पेन से और इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, आप इस कोटेशन को हिंदी कोटेशन भी लिख सकते हो और इंग्लिश कोटेशन भी लिख सकते हो। मैं खुद एग्जामिनर हूँ, पिछले 7 सालों से बोर्ड एग्जाम की कॉपी चेक कर रहा हूँ और बहुत सारे मुझे पता है कि टॉपर कैसे लिखते हैं और कॉपी कैसे लिखी हुई आती है। बहुत सारे बच्चे हिंदी के कॉपी में जगह जगह पे इंग्लिश के कोटेशन भर देते हैं, तो ये काफी अच्छा लगता है, सुंदर भी लगता है देखने में और टीचर को इंप्रेस करने का एक तरीका होता है। ठीक है, टीचर आपको एक अच्छा बच्चा मान लेगा और पूरी कॉपी में आपको एक नंबर अच्छा देता चला जाएगा और नंबर तो आपको काटेगा ही नहीं। और सबसे पहले यहाँ पे लिखा गया क्या गया है, खुशियों का कल ढूंढना होगा, बेरोजगारी का हल ढूंढना होगा। अब इसके बाद सबसे पहली हेडिंग क्या है बच्चा, यहाँ पे रूपरेखा है और इसे ब्लैक पेन से हेडिंग के रूप में लिखी गई है। अब इसके अंतर्गत बच्चे ने यह बताने का प्रयत्न किया है कि हमने कितने हेडिंग के अंतर्गत इसे कवर करने का कोशिश किया या कवर किया है। सबसे पहली हेडिंग रहेगी प्रस्तावना, दूसरी है बेरोजगारी का अर्थ। देखिए, जिस भी टॉपिक पर लिख रहे हैं हम उसका अर्थ जरूर लिखना होगा। ठीक है, चाहे जो भी आपकी टॉपिक हो, अगर आपको नहीं भी आता निबंध ना तो इस टॉपिक को आपको तैयार करना है। जो भी टॉपिक आता है जैसे उसकी प्रस्तावना पहली और लास्ट हेडिंग सभी निबंध की सेम रहेगा। ठीक है, फिर जो चीजें आया है उसका अर्थ क्या है, उसका कारण क्या है, उसे दूर करने का उपाय क्या है और लास्ट हेडिंग उपसंहार है। ये 5 हेडिंग तैयार कर लेना, किसी भी निबंध को लिख पाओगे। ठीक है, अब इसके बाद दूसरा बेरोजगारी का अर्थ क्या है और तीसरा बेरोजगारी का कारण क्या है और चौथा बेरोजगारी को रोकने का उपाय क्या है और 5वां हेडिंग उपसंहार है। अब इसके बाद बच्चा सबसे पहले एक लाइन का गैप करते हुए प्रस्तावना आपको हेडिंग डालना है और ये साइड में 1 स्केल से ज्यादा की दूरी लेकर पाई खींच लेना, ये जो ब्लैक कलर की खींची गई है।
अब इसके बाद आपको क्या लिखना है यहाँ पर देखिए, आज हमारे देश में बेरोजगारी बहुत ही गंभीर समस्या बन चुकी है। जाहिर सी बात है कि जो बेरोजगारी है आज चरम सीमा पर है और हमारे देश में एक बहुत ही गंभीर समस्या बन गई है। अब बेरोजगारी किसी भी देश की विकास में एक बाधक है, ठीक है। और बेरोजगारी क्या है, किसी भी देश का विकास नहीं हो सकता जब तक उसके देश में बेरोजगारी रहेगी। अब यहाँ पर बेरोजगारी का अर्थ क्या है, ठीक है, बेरोजगारी किसे कहते हैं, बेरोजगार व्यक्ति। देखिए बेरोजगारी का अर्थ क्या है, बेरोजगारी का अर्थ है इच्छा एवं योग्यता होते हुए भी व्यक्ति को उचित रोजगार न मिलना ही बेरोजगारी कहलाती है। देखिए जैसे कोई बच्चा ना बीटेक पढ़ लिया और बीटेक पढ़ने के बाद उसे एक अच्छी खासी इंजीनियरिंग की जॉब चाहिए, ठीक है, और उसे वो जॉब नहीं मिल रहा है, वो 12,000 15,000 पे कहीं स्कूल में पढ़ा रहा है, तो वो उसे बेरोजगार कहेंगे क्योंकि उसकी इच्छा है और उसकी योग्यता है, फिर भी उसे उस योग्यता योग्य काम नहीं मिला और वो 15,000 पे कार्य कर रहा है, तो वो बेरोजगारी के अंतर्गत आता है, ठीक है। आपकी योग्यता और इच्छा होने पर भी आपको रोजगार नहीं मिल रहा। एक मजदूर है तो उसकी तो बात ही अलग है, ठीक है, क्योंकि वो कुछ भी नहीं पढ़ा है, लेकिन एक पढ़ा हुआ व्यक्ति अगर मजदूरी करे तो वो भी बेरोजगारी के अंतर्गत आता है। ये हो गया कि अगर कोई बेरोजगारी का अर्थ है इच्छा एवं योग्यता होते हुए भी व्यक्ति को उचित रोजगार न मिलना ही बेरोजगारी कहलाती है। बालक, वृद्ध और अक्षम एवं अपंग व्यक्तियों को बेरोजगारी के श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है। देखिए जैसे बालक हो गया, बालक को बेरोजगारी की श्रेणी में नहीं रखेंगे क्योंकि अभी उसकी पढ़ने की उम्र है। वृद्ध व्यक्ति तो कोई भी रोजगार कर ही नहीं सकता। अक्षम जो असहाय है, ठीक है, उसको भी नहीं। जो अपंग है, जिसके पैर हाथ मतलब कि काम नहीं करते हैं, लूला लंगड़ा है, उसे हम बेरोजगारी में नहीं रख सकते हैं, श्रेणी में नहीं रखते हैं, ठीक है, क्योंकि वह काम करने की योग्य ही नहीं है, तो उसे काम मिलेगा भी तो नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट जो हेडिंग है बच्चा वो है बेरोजगारी का कारण। इसके क्या कारण है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए बेरोजगारी के कुछ प्रमुख कारण इस प्रकार हैं। सबसे पहला, जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि, ठीक है, सबसे बड़ा यही कारण है कि जनसंख्या में इतनी ज्यादा वृद्धि हो रही है कि काम है ही नहीं कि लोगों को दिया जाए। तो सबसे बड़ा यही कारण है कि बेरोजगारी के कुछ प्रमुख कारण इस प्रकार हैं। जैसे पहला, जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि। शिक्षा का अभाव, क्योंकि जो बच्चे गरीब हैं वो अच्छी स्कूलों में शिक्षा नहीं प्राप्त कर रहे, उनकी टैलेंट योग्य है लेकिन भाई उनके पास पैसे की कमी है, पैसे का अभाव है, जिसकी वजह से वो शिक्षा को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। पैसे का अभाव, वैज्ञानिक उपकरणों का अधिक मात्रा में उपयोग। और आज के समय में जिस नहर को खनने के लिए 100 व्यक्ति लगा करते थे, आज उसे जेसीबी को एक व्यक्ति चलाता है और पूरे 100 के बराबर कार्य करता है। बहुत सारी जगह पे जहां मनुष्य कार्य करते थे वहां वैज्ञानिक उपकरण आ गए हैं, एआई आ गया है, जिसके माध्यम से लोग बेरोजगार हो रहे हैं और लोग अपने पैसे बचाने के लिए वैज्ञानिक उपकरणों का उपयोग कर रहे हैं, ठीक है। अधिक मात्रा में उपयोग, अनेक प्रकार की मशीनों का निर्माण। आप इसको सिर्फ सुन लीजिएगा ना तो लिख लीजिएगा एग्जाम में, टेंशन मत करिए। जो चीजें मैं बता रहा हूँ एक्स्ट्रा ये आपके फायदे के लिए है क्योंकि ये चीजें आपके एग्जाम में याद आएंगी आपको। मशीनों का निर्माण, भारी संख्या में शरणार्थियों का आगमन, ठीक है। जैसे हमारा जो देश है वो कुछ पड़ोसी देश है, जैसे नेपाल हो गया, श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश हो गया, ये सब हमारे देश से सटे हुए हैं। जब वहाँ पे वो लोग खाए, उनको बेरोजगारी होता है, समझ में नहीं आता है, उनको कोई रोजगार नहीं मिलता है, तो क्या करते हैं, भारत में प्रवेश कर जाते हैं और रहने लगते हैं। उन्हें हम शरणार्थी कहते हैं, ठीक है। तो इसलिए भारी संख्या में शरणार्थियों का आगमन होता है। और मानसून की अनियमितता, यानी कि हमारा जो भारत देश है इसमें मानसून की अनियमितता है। कभी बहुत ज़्यादा गर्म, कभी बहुत ज़्यादा जो है ठंड पड़ती है, ठीक, कभी बरसात होती है। ऐसे में बरसात में भी लोगों के रोजगार ठप हो जाते हैं, बहुत लोगों के, कई लोगों के ठंडी में ठप रहते हैं रोजगार, ठीक है। जैसे ठंडा जो आपका बिकता है तो वो क्या पड़ता है, गर्मी में बिकता है, ठंडी में नहीं बिकता है। और मानसून की अनियमितता है, मतलब मानसून ऐसा है कि हमारे यहाँ जल्दी से लोग प्रौढ़ हो जाते हैं बच्चे, ठीक है। तो ये मानसून की अनियमितता है। श्रम की मांग एवं पूर्ति में असंतुलन, लोग मेहनत करने के लिए तैयार है लेकिन वो मेहनत के लायक उनको काम भी नहीं मिल पा रहा है। एवं सरकारी नौकरी में कमी इत्यादि। और सरकारी नौकरी की तो बात ही छोड़ दो क्योंकि इसमें कमी तो हमेशा ही रहेगी, ठीक है। अब इसके बाद एक हेडिंग ये समाप्त हुआ, बेरोजगारी को रोकने का उपाय। इसको रोका कैसे जा सकता है।
सबसे बेस्ट तरीका किसी भी चीज़ को रोकने का जनसंख्या पर नियंत्रण लगा दीजिए। ठीक है, ये देखिए, बेरोजगारी को रोकने के लिए निम्न तरीकों को अपनाना चाहिए। सबसे पहला, जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण किया जाए, लोगों को बताया जाए, इसके लाभ को बताया जाए, इसकी हानि को बताया जाए, 4 बच्चे होने से क्या नुकसान है और 2 बच्चे होने से क्या फायदा, इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, बताया जाए। तथा परिवार नियोजन की विस्तारीकरण करना, यानी परिवार नियोजन कैसे किया जा सकता है, परिवार नियोजन क्या है, इससे बच्चे को कैसे संख्या को सीमित करेंगे, इन सब चीज़ों की जानकारी गांव-गांव में कैंप लगा के सरकार को देनी चाहिए। ठीक है, और लोगों को जागरूक करना चाहिए, इसके बारे में बताना चाहिए इसके बारे में। अब इसके साथ ही साथ परिवार नियोजन को विस्तारित करना, शिक्षा को विकसित करना, शिक्षा को सस्ता बनाना, जिससे कि आम जनता, आम लोग भी शिक्षा को आसानी से ग्रहण कर लें। और कुटीर उद्योगों का विकास करना, जैसे कुटीर उद्योग में अपने गांव में दोना पत्तल बनाना। ठीक है, जैसे सूप लोग बिनते हैं, सूप की बिनाई, वो बहुत चीज़ों का होता है, जैसे उनका निर्माण करना। ठीक है, जो गांव में हो जाता है आसानी से, गांव में मिट्टी की बर्तन बनाना, ठीक, उसे मार्केट में बेचना, उसे ऑनलाइन बेचना। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज के समय में जो पुरानी परंपरा चीज़ें उनका निर्माण कर ऑनलाइन एफिलिएट मार्केट पर बेच रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को करना, कुटीर उद्योगों का विकास करना, देश में व्यापक स्तर पर औद्योगिकीकरण करना शुरू करना। ठीक है, जैसे बहुत सारे सामान जो बाहर देश से मंगाते हैं, उसकी कंपनी खुद न भारत में लगाई जाए और उससे लोगों को रोजगार मिलेगा। इसके साथ ही साथ हमारा देश भी विकास करेगा। कृषि विकास के साथ साथ आपका यहाँ पे जितने भी व्यक्ति कृषि से जुड़े हुए हैं, जैसे किसान हमारे हैं, तो उनको कृषि के साथ साथ पशुपालन तथा मुर्गी पालन को भी विकसित करना चाहिए। पशुपालन से क्या होगा कि हमारे कृषि से जो घास निकलेंगे, धान के जो पुआल निकलेंगे, गेहूं के जो भूसे निकलेंगे, वो सब पशु खाएंगे, घास को पशु खाएंगे और दूध देंगे, दूध को हम बेच देंगे, पैसा कमा लेंगे। ठीक है, तथा मुर्गी का पालन भी करना चाहिए, बकरे का भी पालन करना चाहिए। ठीक है, जिससे बकरा भी बेचकर पैसा लोग कमाते हैं। इन सब चीज़ों को कृषि से जो जुड़े हैं उनको करना चाहिए, इसमें भी अच्छा खासा फायदा होता है। विकसित करना, सड़कों का निर्माण कराना और मनरेगा को सुचारू रूप से चालू रखना इत्यादि है। जैसे सरकार जो होती है 105-110 दिन की गारंटी के साथ मनरेगा का काम देती है, इसे सुचारू रूप किया जाए, यानी प्रत्येक साल इसे चलाया जाए। अब इसके बाद इसकी जो लास्ट हेडिंग है बच्चा, वो है उपसंहार। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बेरोजगारी को दूर करने के लिए हमें एकजुट होकर प्रयास करना चाहिए एवं कम दरों पर काम नहीं करना चाहिए। जैसे कोई मजदूर होता है ना कि भाई मजदूरी चल रही है 350-400, लोग कहते हैं यार जब काम नहीं मिलता है तो लोग मजबूरी में 250-300 पे भी चले जाते हैं। लेकिन इसमें एकता बनानी चाहिए कि भाई हम काम नहीं करेंगे लेकिन 350 पर 200 पे नहीं जाएंगे। इससे लोगों में ये लगता है, भावना उत्पन्न होती है, इन लोगों का फिक्स रेट होता है, कम नहीं करेंगे तो जाएंगे ही नहीं। तो ऐसे में किसी का नुकसान नहीं होगा, लेकिन आप कम में चले जाओगे तो दूसरे का नुकसान हो जाएगा। हमें स्वयं का छोटा धंधा भी शुरू करके लोगों को रोजगार देना चाहिए तथा बहुत ज़रूरत पड़ने पर मशीनों का उपयोग करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा मजदूरों को रोजगार देना चाहिए। इन सब तरीकों से हम बेरोजगारी की समस्या को दूर कर सकते हैं। ऐसे आपको अपने बेरोजगारी की समस्या पर निबंध लिखना है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।